मैंने एक लेजेंडरी एसएसएस क्लास समनिंग बीस्ट को अवेकन किया था, लेकिन मेरे माँ बाप के गुजर जाने के बाद मेरी मंगेतर ने भी मुझे धोखा दे दिया। उसने कहा, हमारी एंगेजमेंट को सिर्फ 3 महीने ही हुए हैं और तुम्हारे माँ बाप तक मर गए। अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? मेरे माँ बाप के मरने के बाद मैंने अपना सब कुछ उसके नाम कर दिया था। जो भी मेरे पास था सब उसे दे दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी उसने मेरे साथ ऐसा किया। इतना ही नहीं, उसने मेरी एसएसएस क्लास बीस्ट को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। मैंने उसे समझाया, हाई लेवल बीस्ट अपने मास्टर के साथ लाइफ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है। अगर मास्टर मर गया तो बीस्ट भी जिंदा नहीं रह सकती। ये सुनते ही वो ठंडी सी मुस्कान के साथ बोली, अच्छा तो फिर और भी बढ़िया, अगर तुम मर जाओगे तो ये बीस्ट भी खत्म हो जाएगी। इतना कहकर उसने मुझे एक कचरे की तरह बेस के बाहर वाले वाइल्ड फॉरेस्ट में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं बस उन्हें दूर जाते हुए देखता रह गया। थोड़ी देर बाद मैं दर्द से कराहते हुए जमीन से उठा। मेरे सामने मेरी बीस्ट की लाश पड़ी थी। मैं एक पेड़ का सहारा लेकर मुश्किल से खड़ा हुआ और सोचने लगा। मैंने अपना सब कुछ देकर उसे बेस के टॉप तक पहुंचाया और बदले में उसने मेरे साथ ये किया। बस अगर मुझे एक और मौका मिल जाए। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक मेरे पीछे से एक बहुत ही खतरनाक ए रैंक बेयर मॉन्स्टर आ गया। जैसे ही वो मुझ पर हमला करने के लिए झपटा, मेरे हाथों पर बंधी हुई रस्सी अचानक खुल गई। मैं बिना एक पल गंवाए वहां से भागने लगा। लेकिन मेरी बदकिस्मती यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दूर भागते ही मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। ये देखते ही बेयर अपना विशाल पंजा उठाकर मुझे खत्म करने के लिए आगे बढ़ा। मैंने आंखें बंद करते हुए सोचा, क्या मैं इतना अनलकी हूं कि मरने से पहले मुझे एक मौका भी नहीं मिलेगा? तभी मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी, होस्ट डिटेक्टेड इन डेंजर, स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लैक मैजिक सिस्टम इज नाउ बाइंडिंग विद द होस्ट। ये सुनते ही मेरी आंखें हैरानी से फट गईं। मैं तुरंत बोला, जल्दी इस बेयर का कुछ करो। लेकिन सिस्टम ने शांत आवाज में जवाब दिया, ब्लैक मेज बनने के लिए आपको एक मैजिक वैंड की जरूरत होगी और फर्स्ट रिवॉर्ड के रूप में आपको स्केलेटन समनिंग स्किल दी जा रही है। ये सुनते ही मैं गुस्से में चिल्लाया, आर यू मेसिंग विद मी? इस जंगल में मैं मैजिक स्टाफ कहां से ढूंढूं? लेकिन उसी वक्त मेरा हाथ पास पड़ी एक सूखी लकड़ी से टकरा गया। सिस्टम ने उस लकड़ी को ही मैजिक स्टाफ मान लिया। अगले ही पल मैंने बिना देर किए स्केलेटन समनिंग एक्टिवेट कर दिया। एक के बाद एक दर्जनों स्केलेटन जमीन से बाहर निकल आए और सीधे उस ए रैंक बेयर पर टूट पड़े। शुरुआत में बेयर उन सब को आसानी से तोड़ रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितने भी स्केलेटन मरते वो तुरंत दोबारा रीजनरेट होकर खड़े हो जाते। बेयर लगातार उन्हें मारता रहा और स्केलेटन बार बार वापस आते रहे। इसी एंडलेस रीजनरेशन की वजह से बेयर धीरे धीरे बुरी तरह थक गया और उसके शरीर पर गहरे जख्म भर गए और आखिरकार स्केलेटन आर्मी के एक जबरदस्त फाइनल अटैक के साथ वो ए रैंक बेयर वहीं धड़ाम से गिर गया और उसकी सांसें हमेशा के लिए थम गईं। और जैसे ही वो ए रैंक बेयर मरा, उसकी पूरी बॉडी धीरे धीरे धूल बनकर हवा में उड़ गई। उसकी जगह जमीन पर एक पर्पल कलर का बीस्ट क्रिस्टल गिरा। मैंने उसे उठाकर अपने हाथ में लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, लेई फैमिली, मैं वापस आ गया हूं। इतना कहकर मैं सीधे बेस के अंदर पहुंच गया। अब आपको बता दूं कि करीब 50 साल पहले इस दुनिया में अचानक अनगिनत खतरनाक बीस्ट्स आ गए थे। उनकी वजह से पूरी दुनिया तबाही की कगार पर पहुंच गई। लेकिन उसी समय कुछ इंसानों ने पेट बीस्ट अवेकनिंग की ताकत हासिल कर ली और उन्हें बीस्ट मास्टर्स कहा जाने लगा। हर इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही पेट बीस्ट अवेकन कर सकता था। इनकी रैंक एसएसएस क्लास से लेकर एफ क्लास तक होती थी। इन्हीं बीस्ट मास्टर्स की वजह से इंसानों को जिंदा रहने की एक उम्मीद मिली और उन्होंने जगह जगह सेफ बेस बनाकर रहना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं बेस के अंदर पहुंचा, मेरे सामने शुए यान नाम का एक लड़का आ गया। वो मुझे देखकर हंसते हुए बोला, अरे ये तो वही फेमस श्याओमिंग है। क्या हुआ, तुम्हारा एसएसएस क्लास बीस्ट कहाँ है? लेकिन तभी आसपास खड़े लोग भी बातें करने लगे। अरे यही है वो श्याओमिंग जिसने अपने ही पेट बीस्ट को मार दिया था। दूसरा बोला, इतना ही नहीं, इसकी मंगेतर ने भी इसे छोड़ दिया। एक और आदमी बोला, हमने तो सुना है इसने अपनी बीस्ट को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसका लुक इसे पसंद नहीं था, जबकि वो एक समनिंग बीस्ट थी जो आगे चलकर पूरे बेस की रक्षा में बहुत बड़ा रोल निभा सकती थी। ये सब सुनते ही मुझे समझ आ गया, ये सब लेई रुयान का पहले से रचा हुआ प्लान था। उसने पूरे बेस में मेरे खिलाफ ऐसी अफवाहें फैला दी थी कि अगर मैं उस रात सच में मर भी जाता तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर किसी तरह जिंदा वापस भी आ जाता तो इस बेस का कोई भी इंसान मुझ पर भरोसा नहीं करता। सब बस मुझे बर्बाद होते हुए देखना चाहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, अब मुझे किसी पेट बीस्ट की जरूरत ही नहीं थी। तभी शुए यान फिर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, अपना बीस्ट दिखाओ, या फिर अब तुम्हारे पास कोई बीस्ट बचा ही नहीं? मैंने उसकी तरफ देखा और बिल्कुल शांत आवाज में कहा, किसने कहा कि मैं कल रात अपना बीस्ट मारने गया था? इतना कहकर मैंने अपनी जेब से वो ए रैंक बीस्ट क्रिस्टल निकाल लिया। मैं तो बाहर बीस्ट हंट करने गया था।
जैसे ही सबकी नजर उस क्रिस्टल पर पड़ी, पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। शुएयान भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल वो जोर जोर से हंसने लगा। क्या? ए रैंक बीस्ट क्रिस्टल? तुमने खुद उसे हंट किया? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तुमने ये जरूर लेई रुयान से चुराया होगा। तुम जैसे इंसान जिसके पास अब कोई पेड बीस्ट ही नहीं है, वो ए रैंक बीस्ट को कैसे मार सकता है? तभी पीछे से एक आदमी चिल्लाया, पूरे बेस को पता है कि तुमने अपने ही पेड बीस्ट को मार डाला था। ये सुनकर मैंने बस एक ठंडी सी मुस्कान दी, फिर बोला, किसने कहा कि मेरा अवेकन किया हुआ बीस्ट एक समनिंग बीस्ट था? ये बात खुद लेई रुयान ने कही है। वो तुम्हारी एक्स फियांसे है, आखिर वो झूठ क्यों बोलेगी? मैं भी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, अच्छा, तो अगर लेई रुयान तुम्हें केकड़े खाने को कहे तो क्या तुम वो भी खा लोगे? मेरी बात सुनकर आसपास खड़े लोग गुस्से से मुझे घूरने लगे। तभी पीछे से एक आदमी बोला, प्रिंसेस, रुयान एक रेयर एस क्लास बीस्ट मास्टर हैं। वो कभी झूठ नहीं बोल सकती। हर इंसान अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही बीस्ट अवेकन करता है। अगर तुम्हारा बीस्ट समनिंग बीस्ट नहीं है तो अभी के अभी उसे समन करके दिखाओ। इतना सुनते ही शुएयान ने तुरंत अपना ए क्लास लाइटनिंग टाइगर समन कर दिया। अगले ही पल मैंने भी बिना किसी हिचकिचाहट के अपना स्केलेटन समन कर दिया। तभी पास खड़े एक दुकानदार ने मेरे स्केलेटन की रैंक चेक की। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, एफ क्लास। ये सुनते ही शुएयान ठहाके लगाकर हंसने लगा। एक एफ रैंक स्केलेटन, और तुम कहना चाहते हो कि इसी ने ए रैंक बीस्ट को मारकर उसका क्रिस्टल हासिल किया? चलो, आज मैं तुम्हें ए रैंक और एफ रैंक का फर्क दिखाता हूं। इतना कहते ही उसका लाइटनिंग टाइगर बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा और सिर्फ एक ही वार में मेरे स्केलेटन को चकनाचूर कर दिया। लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान बिल्कुल भी नहीं बदली। अगले ही पल मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और टूटा हुआ स्केलेटन फिर से जिंदा होकर खड़ा हो गया। इसके बाद मैंने एक नहीं बल्कि और भी कई स्केलेटन समन कर दिए। कुछ ही सेकंड में उसका टाइगर चारों तरफ से स्केलेटन से घिर चुका था। ये देखकर शुएयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका टाइगर बार बार स्केलेटन्स को मार रहा था, लेकिन जितनी बार वो उन्हें खत्म करता उतनी ही बार वो दोबारा रीजनरेट होकर वापस खड़े हो जाते। कुछ ही देर में हालात ऐसे हो गए कि वही ए रैंक टाइगर डर कर वापस शुएयान के पीछे जाकर छिप गया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, क्या यही है तुम्हारा अजेय ए रैंक बीस्ट? शुएयान शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने टाइगर को लात मारते हुए फिर से लड़ने का आदेश दिया, लेकिन इस बार उसका टाइगर मेरी तरफ जाने की बजाय खुद उसी पर झपट पड़ा और उसे काट लिया। ये देखकर मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया। शुएयान गुस्से से चीखते हुए बोला, शाओमिंग, बस रुको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी अचानक सिस्टम की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजी। डिटेक्ट किया गया कि होस्ट ने सफलतापूर्वक दूसरे व्यक्ति को बुली किया है। रिवॉर्ड के रूप में एक स्किल बुक प्रदान की जा रही है। मैं हैरानी से बोला, क्या मैंने बुली किया? सिस्टम, यहां तो उल्टा मैं ही बुली हो रहा था। लेकिन सिस्टम ने मेरी एक नहीं सुनी। जो स्किल बुक मुझे मिली उसका नाम था एक्सप्लोजन आर्ट। इस स्किल की मदद से मैं अपने स्केलेटन्स को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता था। इतना ही नहीं, मैं उन्हें दुश्मन के पास पहुंचाकर कभी भी ब्लास्ट करवा सकता था। और सबसे खतरनाक बात, ब्लास्ट होने के बाद भी वो फिर से रिवाइव हो जाते थे। ये देखकर मेरे चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। ये तो अनलिमिटेड बमों की पूरी आर्मी है। तभी मैं सीधे एक मैजिक शॉप में चला गया। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, वहां का एक वर्कर तुरंत मेरे पास आया और बोला, सर, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? मैंने पूछा, क्या यहाँ मैजिक रोब्स मिलती हैं? वो मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ सर, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमारे पास सबसे बड़ी वैरायटी उपलब्ध है। इतना कहकर वो मुझे एक अलग कमरे में ले गया। मैंने वहां रखी एक शानदार रोब की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इसकी कीमत कितनी है? वो मुस्कुराकर बोला, ग्रेट चॉइस सर, ये ए क्लास बीस्ट के लेदर से बनी है। इसकी कीमत सिर्फ एक ए क्लास बीस्ट क्रिस्टल है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। क्या तुम पागल हो गए हो? सर, मैंने कोई गलत प्राइस नहीं बताया। वैसे भी ये हमारे स्टोर की सबसे सस्ती मैजिक रोब है। मैंने सोचा कि पहले इसे पहनकर देखता हूं, लेकिन जैसे ही मैंने उस रोब को छूने की कोशिश की, मेरा हाथ उसके आर पार निकल गया। मैं एक पल के लिए चौंक गया। मैंने दुकान की बाकी सारी रोब्स को भी छूने की कोशिश की, लेकिन मैं उनमें से किसी को भी छू नहीं पा रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और रोब है? वर्कर कुछ देर सोचता है, फिर एक पुराना सा बॉक्स निकालकर मेरे सामने रख देता है। जैसे ही मैंने उस बॉक्स को देखा, मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी नजर उसी पर टिक गई। मैंने तुरंत पूछा, इसकी कीमत कितनी है? वर्कर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह हमारे पूरे स्टोर का सबसे बड़ा ट्रेजर है और अभी स्पेशल ऑफर पर है। सिर्फ एक एस रैंक मॉन्स्टर क्रिस्टल। वो मेरी शक्ल देखकर समझ गया कि मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं दे सकता, इसलिए उसने चुपचाप अपना पेट बीस्ट बुला लिया ताकि अगर मैं कोई परेशानी करूं तो वो मुझे बाहर निकाल सके। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, इस रोब के पैसे मैं दूंगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और उसे देखते ही पहचान गया।
लू मिंग्यान, सेफ बेस की सबसे ताकतवर लू फैमिली की बड़ी बेटी। मैंने सुना था कि उसने एक बेहद रेयर एस रैंक बीस्ट अवेकन किया है। वो मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, मैंने सुना है कि तुम्हारी और लेई रोयान की एंगेजमेंट टूट गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, ये भी मुझे जानती है? मैंने शांत आवाज में कहा, नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं। उसने मेरी बात को नजरअंदाज किया और सीधे वर्कर से बोली, ये रोब पैक कर दो। कुछ ही देर में उसने वो रोब खरीदकर मेरे हाथ में रख दी। मैं एक पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, जब मेरे पास पैसे होंगे मैं तुम्हें लौटा दूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। मैंने कहा ना, ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए, मुझे पैसों की कोई चिंता नहीं है। मैंने बिना कुछ और कहे वो रोब ले ली। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड प्राप्त हुआ। अब आप किसी भी होस्टाइल क्रीचर को कुछ समय के लिए टेम्पररी कंट्रोल कर सकते हैं। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं और लू मिंग्यान साथ में शॉप से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर लेई रोयान पहले से ही खड़ी थी। उसके साथ शुए चेन भी था। मुझे देखते ही वो हंसते हुए बोला, अरे ये तो वही है जिसने अपने ही पेट बीस्ट को मार डाला था। वो बेचारा बीस्ट कितना प्यारा था, सच में बहुत अफसोस होता है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना ड्रामा पूरा करती, छटक, लू मिंग्यान ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारा ये मासूम बनने का ड्रामा मुझे बहुत एनोइंग लगता है। लेई रोयान गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, लू मिंग्यान, तुम इस लूजर की इतनी मदद क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा इस लूजर के साथ हुकअप हो गया है? लू मिंग्यान ने बिना गुस्सा किए जवाब दिया, मुझे सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद करना पसंद है। तभी लेई रोयान मेरी तरफ देखकर बोली, लूजर, क्या तुम बस ऐसे ही खड़े होकर देखते रहोगे? मैं हल्का सा मुस्कुराया, नहीं, इस बार अगर किसी को मारूंगा तो जवाब भी दूंगा। मेरी बात सुनते ही शुए चेन गुस्से से मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन लू मिंग्यान उसके सामने आकर बोली, अगर तुमने इस पर हमला किया तो समझ लेना तुमने पूरी लू फैमिली को दुश्मन बना लिया। ये सुनते ही शुए चेन वहीं रुक गया, लेकिन जाते जाते बोला, शाओ मिंग, तुम बचोगे नहीं। उनके जाने के बाद मैंने लू मिंग्यान की तरफ देखकर कहा, थैंक यू। ये सुनते ही वो हल्का सा ब्लश करने लगी, फिर बोली, कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं मुझे अच्छा लगता है। मैंने हैरानी से पूछा, क्या? वो एकदम घबरा गई। कुछ नहीं, मुझे याद आया, मुझे एक जरूरी काम है, मैं चलती हूं। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी वहां से चली गई। सीन बदलता है, रात का समय। मैं सीधे लेई फैमिली के घर पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर गया, पूरा परिवार आराम से खाना खा रहा था। मुझे देखते ही लेई रोयान का भाई गुस्से से खड़ा हो गया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की बेइज्जती करने की? अभी के अभी घुटनों पर बैठकर उससे माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उसकी मां भी ताने मारते हुए बोली, तुम इतने बड़े लूजर हो कि उस रात मॉन्स्टर तक ने तुम्हें खाना जरूरी नहीं समझा। फिर उसके पिता ने मेरी तरफ देखकर कहा, अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से मैं पुरानी बातें भूल सकता हूं, इसलिए अभी इसी वक्त यहां से चले जाऊं। लेकिन तभी लेई रोयान रोने का नाटक करते हुए बोली, आप लोग ऐसे कैसे दिखा सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं? उनकी बातें सुनकर मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। मैं आराम से जाकर सोफे पर बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम लोग भूल गए हो? ये मेरा घर है, निकलना है तो तुम लोगों को निकलना चाहिए। मेरी बात सुनते ही उसका भाई जोर जोर से हंसने लगा, तुम्हारा घर? तुम जैसे लूजर की अब यहां कोई जगह नहीं है। मैं धीरे से सोफे से उठा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मेरे माँ बाप के पावरफुल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके ही तुम लोग आज इस मुकाम तक पहुंचे हो। उनकी पेंशन के पैसों से अपनी ताकत बढ़ाई, और जिस घर में तुम लोग रह रहे हो वो भी उन्होंने मेरे लिए खरीदा था। अब उसी घर से मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो। मैं हल्की सी हंसी के साथ बोला, लगता है हराम का पैसा खाने की आदत पड़ गई है। लई फैमिली के सभी लोग गुस्से से कांपने लगे। उसका पिता चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हारे माँ बाप ने यह सब कुछ अपनी मेहनत से दिया था? मैं ताली बजाते हुए मुस्कुराया, सच में? अगर पूरे बेस को पता चल जाए कि लेई फैमिली अपनी ताकत पर नहीं बल्कि दूसरों के सहारे यहां तक पहुंची है, तो क्या तुम लोग अपना ये झूठा स्टेटस बचा पाओगे? लेकिन तभी लेई रोयान की मां गुस्से में बोली, ऐसी हरकत करने की हिम्मत भी मत करना। क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं करूं? वैसे भी मेरी रेपुटेशन तो तुम लोगों ने पहले ही पूरी तरह बर्बाद कर दी है। अब बिना कोई ड्रामा किए मेरे घर से निकल जाओ। मेरी बात सुनते ही लेई रोयान के पिता गुस्से से कांपने लगे। उन्होंने दांत भींचते हुए कहा, शाओ मिंग, तुम बहुत ही रूथलेस हो गए हो। लेकिन मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार उनके पास वहां से जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। 3 दिन बाद मैं अपने घर में बैठा उसी ए रैंक बीस्ट क्रिस्टल को ध्यान से देख रहा था। तभी रेडियो पर अचानक एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट सुनाई दिया। थ्रेट लेवल डी क्लास क्लीन अप टीम के लिए एडवांस्ड टेमर्स की भर्ती शुरू की जा रही है। लिस्टेड मेंबर्स लीशी, लाइची, लेई रोयान, शाओमिंग, लुइदा, जांगेयर और लीसान। सभी चयनित लोग तुरंत सेफ बेस रिपोर्ट करें। यह सुनकर मैं थोड़ा हैरान हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, आमतौर पर डी लेवल मिशन तो सी लेवल टेमर्स की टीम पूरी करती है, फिर मेरा नाम इस लिस्ट में कैसे आ गया? मैंने ज्यादा सोचना सही नहीं समझा। चुपचाप अपनी नई मैजिक रोब पहनी और सेफ बेस की तरफ निकल पड़ा।
जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मैंने देखा कि पहले से ही बहुत सारे बीस्ट टेमर्स वहां मौजूद थे। मुझे देखते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अरे ये यहाँ कैसे आ गया? इसने तो अपना पेट बीस्ट खो दिया था। तभी एक लड़का मेरे सामने आया और गुस्से से बोला, तुम यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारे जैसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकता जिसने अपने ही पेट बीस्ट को मार डाला हो। उनकी बातें सुनकर मैं बस मन ही मन सोचने लगा, क्या ये लेई रुयान पूरे दिन रात लोगों को बस मेरे बारे में ही बकवास सुनाती रहती है? लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो लू मिंग्यान थी। उसे देखते ही वो लड़का तुरंत घबरा गया और बोला, मिस लू, हम इन्हें टारगेट नहीं कर रहे थे, लेकिन हम किसी ऐसे इंसान के साथ टीम नहीं बना सकते जिसने अपने ही पेट बीस्ट को मार दिया हो। लू मिंग्यान का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। वो सख्त आवाज में बोली, अगर तुम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते तो इस मिशन से अभी के अभी क्विट कर दो। लू मिंग्यान को वहां देखकर मैं भी हैरान रह गया। मैंने पूछा, लेकिन आपका नाम तो इस मिशन की लिस्ट में था ही नहीं, फिर आप यहां कैसे? वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तो क्या हुआ, क्या मैं यहां आ भी नहीं सकती? इतने में मिशन इंस्ट्रक्टर सबके सामने आए और बोले, अगर कोई भी शाओमिंग के साथ टीम बनाना नहीं चाहता तो फिर वो इस मिशन पर अकेले ही जाएगा। ये सुनते ही लू मिंग्यान तुरंत आगे बढ़ी और बोली, किसने कहा कि कोई इसके साथ टीम अप नहीं करेगा? मैं शाओ मिंग के साथ टीम बनाऊंगी। दूसरी तरफ लेई रुयान और उसका साथी दूर खड़े ये सब चुपचाप देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से ही किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। सीन बदलता है, पूरी टीम अब बैटल एरिया में पहुंच चुकी थी। जैसे ही हम अंदर गए, चारों तरफ से लेवल 1 ग्रे राइट मॉन्स्टर्स हमला करने लगे, लेकिन लू मिंग्यान का फ्रॉस्ट बीस्ट उन्हें बड़ी आसानी से खत्म कर रहा था। तभी टीम का एक लड़का हंसते हुए बोला, अरे ये तो सिर्फ लेवल 1 मॉन्स्टर्स हैं, इन्हें खत्म करने में तो हमें मुश्किल से आधा घंटा लगेगा। क्या सच में इसके लिए इतनी बड़ी टीम की जरूरत थी? इतना कहते ही सभी लोगों के बीस्ट एक साथ हमला करने लगे और देखते ही देखते दर्जनों ग्रे राइट्स जमीन पर गिरने लगे। तभी लू मिंग्यान मेरी तरफ मुड़ी और बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। उसकी बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। क्या मैं सच में इतना कमजोर दिखाई देता हूं? फिर मैंने अपने मन में सोचा, मेरे सिर्फ 2 स्केलेटन का एक्सप्लोजन ही इन सबको खत्म करने के लिए काफी है। तभी लू मिंग्यान का वुल्फ अपना होली अटैक इस्तेमाल करता है। एक चमकदार रोशनी पूरे मैदान में फैल जाती है और दर्जनों ग्रे राइट्स वहीं गिर जाते हैं। वो मेरी तरफ देखकर बोली, ये मेरे बीस्ट का स्पेशल होली अटैक है। ये दुश्मनों की विल पावर को कमजोर कर देता है और लो लेवल मॉन्स्टर्स की विल को पूरी तरह खत्म कर देता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो सच में कमाल की एबिलिटी है। मेरी तारीफ सुनते ही लू मिंग्यान हल्का सा ब्लश करने लगी, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैंने चारों तरफ देखा और मन ही मन सोचा, यहां सिर्फ ग्रे राइट्स ही क्यों हैं और ये जमीन बार बार हिल क्यों रही है? अगले ही पल धड़ाम, पूरी जमीन जोर से फट गई और उसके अंदर से एक विशालकाय रैट किंग बाहर निकल आया। उसे देखते ही सबकी सांसें अटक गईं। किसी ने कांपती आवाज में कहा, एस रैंक मॉन्स्टर। राइट किंग बाहर आते ही सबसे नजदीक खड़े एक टेमर पर टूट पड़ा। धड़ाम, एक ही वार में वो लड़का बुरी तरह घायल होकर जमीन पर जा गिरा। दूसरा टेमर घबराकर चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? इस डी लेवल मिशन में एसएस रैंक मॉन्स्टर कैसे आ गया? ये सुनते ही पूरी टीम में अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। वहीं वो घायल लड़का दर्द से तड़पते हुए सबसे मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन कोई भी उसकी तरफ नहीं गया। मैं बिना कुछ बोले उस राइट किंग की तरफ चलने लगा। ये देखकर एक लड़का चिल्लाया, पागल हो गए हो क्या? मरना चाहते हो? तुम्हारे पास तो कोई पेट बीस्ट भी नहीं है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल मेरे सामने स्केलेटन सोल्जर्स की पूरी आर्मी प्रकट हो गई। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अब मजा आएगा, देखते हैं ये एसएस रैंक मॉन्स्टर मेरे कितने अटैक झेल पाता है। मेरे आदेश मिलते ही सारे स्केलेटन पहले आसपास के ग्रे राइट्स को खत्म करने लगे और फिर एक साथ राइट किंग पर टूट पड़े। ये नजारा देखकर सभी लोग दंग रह गए। एक लड़का हैरानी से बोला, ये कैसे हो सकता है? लेकिन तभी आसमान से एक खूबसूरत बटरफ्लाई बीस्ट नीचे उतरी। उसने अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल किया और सीधे राइट किंग के घाव भरने लगी। मैंने ऊपर देखा और अगले ही पल लेई रुयान वहां आ पहुंची। वो मुस्कुराते हुए बोली, वाह, ये तो कमाल है। मुझे नहीं पता तुमने ये नया पेट बीस्ट कब टेम किया, लेकिन शाओ मिंग, आज तुम यहीं मरोगे। बटरफ्लाई बीस्ट को देखकर एक टेमर हैरानी से चिल्लाया, अरे ये तो लेई रुयान का बीस्ट है, लेकिन ये गलत टारगेट को हील क्यों कर रहा है? वहीं जमीन पर पड़ा घायल लड़का दर्द से चिल्लाया, मिस लेई, पहले मुझे हील कर दीजिए प्लीज। लेकिन लेई रुयान ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। तभी उसका भाई आगे बढ़ा और बोला, अगर किसी को दोष देना है तो शाओ मिंग को दो। अगर ये यहां नहीं आता तो आज ये सब कभी नहीं होता। उनकी बातें सुनकर आखिरकार मुझे सब समझ आ गया। मैंने उनकी तरफ देखते हुए ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो ये था तुम लोगों का असली प्लान। मुझे इस मिशन में बुलाकर
हमेशा के लिए खत्म करने का। लेई रुयान मेरे सामने मुस्कुराते हुए बोली, हाँ ये सच है, हमें तो तुम्हें उसी दिन खुद ही मार देना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। शाओ मिंग, अपने उस वर्थलेस बीस्ट के साथ यहीं मर जाओ। इतना कहते ही राइट किंग मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसे रोकने के लिए लू मिंगयान का बेस्ट तुरंत आगे आया, लेकिन धड़ाम, राइट किंग ने सिर्फ एक ही वार में उसकी बैरियर तोड़ दी। ये देखकर लू मिंगयान भी हैरान रह गई। नहीं, दोनों के लेवल में बहुत बड़ा गैप है। उसी वक्त लेई रुयान ने अपने बटरफ्लाई बीस्ट को आदेश दिया, उसे हील करो। मैं हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम इतनी कॉन्फिडेंट क्यों लग रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि ये राइट किंग तुम्हें भी मार देगा? लेई रुयान हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हें अभी भी कुछ नहीं पता। मेरे बटरफ्लाई बीस्ट की खासियत यह है कि जिसे भी ये हील करता है वो कुछ समय के लिए मेरा फ्रेंडली बन जाता है। हाँ, ये हीलिंग इफेक्ट सिर्फ 10 मिनट तक रहता है, लेकिन 20 मिनट बाद वही टारगेट बेहद कमजोर हो जाता है। तब तक ये राइट किंग तुम सबको मार देगा और उसके बाद मेरे भाई का बीस्ट इसे खत्म कर देगा। बेस को कभी पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ था, और आखिर में सारे रिसोर्स भी हमारी लेई फैमिली को मिल जाएंगे। उसकी पूरी बात सुनकर मैंने ताली बजाते हुए कहा, वाह, प्लान तो सच में बहुत शानदार है, लेकिन तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि सब कुछ बिल्कुल तुम्हारी प्लानिंग के हिसाब से ही होगा? इतने में जमीन पर पड़ा घायल लड़का भी चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या तुम्हें लगता है कि हम बेस में जाकर तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करेंगे? लेई रुयान उसके सामने देखकर ठंडी आवाज में बोली, रिपोर्ट? जब कोई गवाह ही नहीं बचेगा तब रिपोर्ट कौन करेगा? इतना कहते ही राइट किंग हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैंने तुरंत अपनी नई स्किल एक्टिवेट कर दी। अपनी पूरी ताकत और चांस का इस्तेमाल करते हुए मैंने सीधे राइट किंग को ही अपने कंट्रोल में ले लिया। ये देखकर लेई रुयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। श्याओ मिंग, ये तुमने क्या किया? उसका भाई भी घबराकर बोला, सिस, ये आखिर हो क्या रहा है? अगले ही पल राइट किंग ने अपना रुख बदल लिया और सीधे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। दोनों जान बचाकर भागने लगे। घबराकर उसके भाई ने तुरंत अपना ए रैंक राइनोबियस्ट समन कर दिया, इसे रोक लो। लेकिन धड़ाम, राइट किंग ने सिर्फ एक ही वार में उस राइनो को जमीन पर गिरा दिया। वो लड़का सदमे में चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? मेरा ए रैंक राइनो अपनी डिफेंस के लिए मशहूर है, ये एक भी वार नहीं रोक पाया। मैं मुस्कुराते हुए बोला, रोक तो लेता, लेकिन ये सब तुम्हारी प्यारी बहन की वजह से हुआ है। उसने खुद इस राइट किंग को हील करके बफ दे दिया है। ये सुनते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अगले ही पल लेई रुयान रोते हुए मेरे सामने घुटनों पर बैठ गई। प्लीज शाओ मिंग, हमारी पुरानी एंगेजमेंट की खातिर मुझे और मेरे भाई को बचा लो। उसी समय पीछे खड़ा एक लड़का धीरे से बोला, शायद हमें इन्हें मरने नहीं देना चाहिए, वरना हम भी इनकी तरह बन जाएंगे। लेकिन उसके बगल वाले लड़के ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया, चुप रहो, वरना अगला शिकार तुम भी बन जाओगे। उसी वक्त राइट किंग ने दोनों भाई बहन पर हमला कर दिया और अपनी जान बचाने के लिए लेई रुयान ने अपने ही भाई को अपने सामने धक्का दे दिया। धड़ाम, राइट किंग का हमला सीधे उसके भाई पर पड़ा और अगले ही पल वो वहीं मारा गया। ये देखकर सभी लोग दंग रह गए। एक लड़का हैरानी से बोला, इसने अपनी जान बचाने के लिए अपने ही भाई की बलि दे दी। लेई रुयान बिना पीछे देखे वहां से भागने लगी। उसे भागता देखकर बाकी लोग भी आपस में बातें करने लगे। क्या ये लड़की सच में इंसान है? अच्छा हुआ शाओ मिंग ने इससे पहले ही रिश्ता तोड़ दिया, वरना आज इसकी जगह शायद वहीं मर जाता। तभी लू मिंगयान मेरे पास आई। वो मुस्कुराकर बोली, ज्यादा मत सोचो, तुम इससे कहीं बेहतर इंसान डिजर्व करते हो। फिर वो हल्का सा ब्लश करते हुए धीरे से बोली, मेरे जैसे। ये कहते ही उसे अपनी बात का एहसास हुआ और शर्म से लाल होकर वो तुरंत वहां से चली गई। उधर राइट किंग भी अब पूरी तरह कमजोर हो चुका था। बाकी सभी लोग मेरे पास आए और बोले, अगर आज तुम नहीं होते तो वो लड़की हम सबको मरवा देती, इसलिए इस बीस्ट का क्रिस्टल तुम ही रख लो। मैंने सिर हिलाया और अगले ही पल मेरे स्केलेटन्स ने राइट किंग का काम तमाम कर दिया। मैं आगे बढ़ा और उसका एसएस रैंक बीस्ट क्रिस्टल अपने हाथों में उठा लिया। तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। होस्ट की ताकत ने पूरे क्राउड को शॉक कर दिया है। रिवॉर्ड के रूप में नई स्किल प्राप्त हुई, ग्रेट स्केलेटन मर्ज। इस स्किल की मदद से अगर आप एक स्केलेटन सोल्जर को एक एसएस रैंक क्रिस्टल असाइन करेंगे तो वो स्केलेटन एक शक्तिशाली स्केलेटन किंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं मन ही मन बोला, लगता है अब मुझे बस एक और एसएस रैंक क्रिस्टल की जरूरत है। इतना सोचकर हम सभी लोग वापस सेफ बेस की तरफ लौटने लगे। फिर सीन सीधे सेफ बेस के मिशन हॉल में शिफ्ट होता है, जहां हम सभी लोग पहले से ही पहुंच चुके होते हैं। तभी मेरे सामने लिवेई नाम का एक लड़का आता है। जैसे ही वो लू मिंगयान को देखता है, तुरंत हैंडशेक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लू मिंगयान बिना उसकी तरफ देखे ही उसका हैंडशेक इग्नोर कर देती है। थोड़ा असहज होकर वो बोला,
इस बार हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत साबित हुई। क्या है? हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एक डी रैंक प्लेग मिशन में एसएस रैंक मॉन्स्टर मिल जाएगा। मैं इस गलती के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं। मैं तुरंत उसकी तरफ देखकर बोला, लेई रोयान ने हमें मारने की पूरी कोशिश की थी और हमारे पास उसके खिलाफ सबूत भी हैं। अब बताइए, बेस इस मामले को कैसे हैंडल करेगा? मेरी बात सुनते ही बाकी लोग भी गुस्से में बोलने लगे। हाँ, हमें इंसाफ चाहिए। अगर आज शाओमिंग नहीं होता तो हम सब मर चुके होते। ली वेई ने सबको शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं आपकी भावनाएं समझ सकता हूं, लेकिन यह मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हमारी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि फिलहाल इस मामले को यहीं खत्म कर दिया जाए। ये सुनते ही लू मिंग्यान का गुस्सा फूट पड़ा। वो ठंडी लेकिन सख्त आवाज में बोली, मतलब हम इसे ऐसे ही नजरअंदाज कर दें और उन्हें दोबारा हमें मारने का मौका दे दें? ली वेई ने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, अगर आपको इस फैसले से समस्या है तो हम दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। मैं वादा करता हूं आपको न्याय जरूर मिलेगा। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर उसकी तरफ देखते हुए बोला, न्याय? अब मुझे किसी और के न्याय की जरूरत नहीं है। मैं अपना न्याय खुद लूंगा। इतना कहकर मैं वहां से जाने लगा। उसी समय लू फैमिली का बटलर वहां पहुंचा। उसने आदर से सिर झुकाकर कहा, मिस लू, मास्टर ने आपको तुरंत वापस बुलाया है। लू मिंग्यान ने तुरंत मना कर दिया, मैं अभी नहीं जाऊंगी। लेकिन बटलर गंभीर आवाज में बोला, मास्टर ने कहा है कि यह मामला बहुत खतरनाक है, आपको अभी घर लौटना होगा। मैंने ये सब देखा और चुपचाप सिर हिलाते हुए उसे जाने का इशारा कर दिया। आखिरकार लू मिंग्यान मजबूरी में वहां से चली गई। दूसरी तरफ हम वही ली वेई को देखते हैं। वो अकेले चलते हुए अपने चेहरे पर एक बेहद चालाक मुस्कान लिए हुए था। फिर खुद से बुदबुदाया, इतने पैसों के लिए आखिर कौन ऐसा रिस्क नहीं लेगा? उसकी ये बात सुनते ही मुझे समझ आ गया, वो भी इस साजिश का हिस्सा था। मैं चुपचाप उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद वो एक सुनसान इलाके में पहुंच गया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरे स्केलेटन पहले ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। अचानक एक स्केलेटन ने पीछे से उसकी पीठ पर अपनी तलवार रख दी। वो डर के मारे कांप उठा। मुझे मत मारो, मेरे पास पैसे हैं। घबराहट में वो जल्दी जल्दी बोला, मेरे पास 3 ए रैंक बीस्ट क्रिस्टल हैं। ये सुनते ही मैं मन ही मन चौंक गया। 3 ए रैंक बीस्ट क्रिस्टल? इतने रिसोर्स तो किसी पूरे परिवार को 1 साल तक आराम से जिंदा रख सकते हैं। तभी वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा और मुझे सामने खड़ा देखकर उसकी आंखें फैल गईं। शाओमिंग, तुम यहां कैसे? फिर उसने खुद को संभालते हुए धमकी दी, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो पूरा सेफ बेस तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जब तक वो लोग तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे तब तक तुम बहुत पहले मर चुके होगे। मेरे इतना कहते ही चारों तरफ से मेरे स्केलेटन सोल्जर्स निकल आए और उन्होंने ली वेई को पूरी तरह घेर लिया। अब उसके चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। मैं धीरे धीरे उसके सामने आया और ठंडी आवाज में पूछा, बताओ, लेई फैमिली के पीछे आखिर कौन खड़ा है? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर डर के मारे कांपती आवाज में बोला, मैं बताता हूं। लेई फैमिली को शुए फैमिली प्रोटेक्ट कर रही है और उनके पीछे खुद यंग मास्टर शुएची का हाथ है। उसके बाद मैं सीधे ब्लैक मार्केट पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर गया, वहां मौजूद लगभग सभी लोग मुझे ही घूरने लगे। आखिर उनकी नजर में मैं बस एक छोटा सा लड़का था। मैं मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे स्केलेटन किंग बनाना है तो मुझे एक और एसएस रैंक बीस्ट क्रिस्टल चाहिए। और मुझे पता चला है कि पास के ही फॉरेस्ट में एक एसएस रैंक मॉन्स्टर रहता है जिसका नाम है मार्श ड्रैगन, और उसकी ताकत तो राइट किंग से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। इतना सोचकर मैं एक इंफॉर्मेशन शॉप के अंदर चला गया। दुकान का मालिक मुझे देखते ही बोला, क्या चाहिए? अगर कीमत चुका सकते हो तो तुम्हें जो जानना है सब बता दूंगा। मैंने बिना समय बर्बाद किए कहा, मुझे मार्श ड्रैगन की एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए। मेरी बात सुनते ही शॉप ओनर की आंखें फैल गईं। क्या तुम मरना चाहते हो? वो एक एसएस रैंक बीस्ट है। तुम जैसा बच्चा उसके सामने 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन मैंने शांत आवाज में कहा, बस इतना बताओ, तुम्हारे पास उसकी जानकारी है या नहीं? शॉप ओनर ने गहरी सांस ली। जानकारी तो है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एक एसएस रैंक बीस्ट क्रिस्टल। इतना कहते ही वो मन ही मन हंसने लगा। भला इस बच्चे के पास एसएस रैंक बीस्ट क्रिस्टल कहां से होगा? लेकिन अगले ही पल मैंने चुपचाप अपनी जेब से एसएस रैंक बीस्ट क्रिस्टल निकालकर उसके सामने रख दिया। उसे देखते ही शॉप ओनर पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन अचानक उसका चेहरा बदल गया। वो घबरा कर बोला, तुम अभी इसी वक्त मेरी दुकान से बाहर निकल जाओ। तभी बाहर से एक आवाज आई, कैसे बिजनेसमैन हो तुम? अपने ही कस्टमर को दुकान से बाहर निकाल रहे हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक दबंग सा आदमी अपने गुर्गों के साथ अंदर आ रहा था। उसकी नजर सीधे मेरे हाथ में पकड़े एसएस रैंक क्रिस्टल पर थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, एसएस रैंक बीस्ट क्रिस्टल? ये तो बहुत ही रेयर खजाना है। लगता है बच्चे तुम इस ब्लैक मार्केट में नए हो, वरना इतनी कीमती चीज सबके सामने कभी नहीं दिखाते। इतना कहकर वो क्रिस्टल छीनने के लिए मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। वो गुस्से से बोला, तुम लॉर्ड शिये की बेइज्जती कर रहे हो।
मैंने शांत आवाज में पूछा, तो तुम चाहते क्या हो? वो मेरे बिल्कुल सामने आकर बोला, अगर ये क्रिस्टल मुझे नहीं दिया तो इसके अंजाम बहुत बुरे होंगे। फिर वो हंसते हुए बोला, मैंने सुना है तुम्हारी लॉटरी लग गई है। लू मिंग्यान हर वक्त तुम्हारी मदद कर रही है और उसी की वजह से तुम्हें ये राइट किंग का क्रिस्टल मिला है। एक औरत के भरोसे जी रहे हो और मेरे सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर सही सलामत यहां से जाना चाहते हो तो वो क्रिस्टल अभी मुझे दे दो। इतना कहकर उसने सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिर्फ एक हाथ से उसका मुक्का रोक लिया। अगले ही पल धड़ाम, मैंने उसे एक जोरदार लात मारी और वो कई मीटर दूर जाकर गिर पड़ा। ये देखकर उसके सारे गुर्गों ने तुरंत अपने अपने बीस्ट समन कर लिए, लेकिन मैंने भी बिना एक पल गंवाए अपने स्केलेटन बुला लिए। अगले ही पल बूम बूम बूम, मेरे स्केलेटन एक एक करके उनके बीच जाकर खुद को विस्फोट करने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। उनके सारे बीस्ट वहीं ढेर हो गए। अब उनके बॉस के चेहरे से सारा घमंड गायब हो चुका था। मैं धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वो तुरंत घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, प्लीज मेरी जान बख्श दीजिए, मैं दोबारा कभी आपके खिलाफ नहीं जाऊंगा। उसे इस हालत में देखकर मैं मन ही मन सोचने लगा, क्या मैं सच में इतना डरावना हूं? तभी वो जल्दी जल्दी बोला, अगर आपको उस मॉन्स्टर की लोकेशन चाहिए तो मेरे पास उसका पूरा डिटेल्ड मैप है। उसने कांपते हाथों से एक नक्शा मेरे सामने रख दिया। मैं वो मैप लेकर वापस शॉप ओनर के पास गया। उसने ध्यान से उसे देखा, फिर सिर हिलाकर बोला, हाँ यही असली लोकेशन है। मैंने वो मैप अपने पास रख लिया। जाते जाते मैंने उन सभी गुंडों को आखिरी चेतावनी दी, अगर अगली बार किसी बेगुनाह को परेशान किया तो सिर्फ तुम्हारे बीस्ट नहीं, तुम भी नहीं बचोगे। मेरी बात सुनते ही उनका बॉस बार बार सिर झुकाकर बोला, जी समझ गया, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। उसी समय सिस्टम की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजी। डिटेक्ट किया गया कि होस्ट ने एक नया लड़की सफलतापूर्वक रिक्रूट किया है। रिवॉर्ड के रूप में नई स्किल बुक प्राप्त हुई, डेथ टेंटेकल्स। मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर मन ही मन सोचने लगा, आखिर इस सिस्टम के रिवॉर्ड देने का तरीका क्या है? जब भी मैं किसी को bully करता हूं या अपनी ताकत से लोगों को पूरी तरह दबा देता हूं या फिर उन्हें इतना शॉक कर देता हूं कि वो मेरे फॉलोअर बन जाते हैं, हर बार सिस्टम मुझे नया रिवॉर्ड देता है। आखिर इन तीनों चीजों में कॉमन पॉइंट क्या है? तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। यह एक डार्क मेज सिस्टम है और इसका उद्देश्य होस्ट को दुनिया का सबसे शक्तिशाली डार्क मेज बनाना है। जब तक होस्ट के एक्शन सिस्टम के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहेंगे, होस्ट को लगातार रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। मैंने तुरंत पूछा, तो इस डार्क मेज सिस्टम का कोड ऑफ कंडक्ट आखिर है क्या? सिस्टम ने बिना किसी भावना के जवाब दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं जब तक उसे होस्ट को फायदा होता है। यह सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। मतलब बस रिजल्ट मेरे फेवर में होना चाहिए। इतना सोचकर मैं सीधे एसएस रैंक बीस्ट को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए मैंने अपनी नई मैजिक रोब की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, मानना पड़ेगा ये रोब जितनी महंगी थी उतनी ही काम की भी है। ये डस्ट रिमूवल और पॉइजन इम्यूनिटी दोनों देती है, वरना इस जहरीली धुंध ने तो अब तक मुझे मार ही दिया होता। मैं धीरे धीरे जंगल के और अंदर बढ़ने लगा, लेकिन तभी कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। उनका लीडर तुरंत मेरी तरफ बंदूक तानकर बोला, बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पॉइजन स्वैम्प में आने की? दूसरा आदमी गुस्से में बोला, ये इलाका अब स्नो वुल्फ मर्सनरी ग्रुप के कंट्रोल में है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी यहां से निकल जाओ। मैं बिना डरे उनकी तरफ बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा ये जंगल कब से तुम्हारा हो गया? क्या कहीं अपना नाम लिख दिया है या फिर तुम लोग बस आवारा कुत्तों का झुंड हो जो यहां घुस आया है? मेरी बात सुनते ही एक मर्सिनरी गुस्से से मेरी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन उसका लीडर तुरंत उसे रोकते हुए बोला, पागल मत बनो, याद रखो हम यहां किस काम से आए हैं। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हें यहां रहना है तो रहो, लेकिन हमारे मिशन में दखल मत देना, वरना मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और पास के एक पेड़ के सहारे खड़ा होकर उन्हें देखने लगा। कुछ देर तक वो सभी लोग जंगल में कुछ ढूंढते रहे। तभी उनमें से एक आदमी परेशान होकर बोला, मुझे तो ये जानकारी फेक लग रही है, इतनी देर से ढूंढ रहे हैं लेकिन उस रेड हमिंग बर्ड का कोई निशान तक नहीं मिला। उनका लीडर चिल्लाया, बातें बंद करो, रेड हमिंग बर्ड को ढूंढो। ये सुनते ही मैं मन ही मन सोचने लगा, कहीं ये लोग उसी रेड हमिंग बर्ड की बात तो नहीं कर रहे जो सिर्फ तब दिखाई देती है जब पास में मार्श क्रोकोडाइल मौजूद हो। उसी वक्त एक मर्सिनरी ने गिरे हुए पेड़ को लात मारी और अगले ही पल एक लाल रंग की छोटी सी चिड़िया उड़कर बाहर आ गई। वो खुशी से चिल्लाया, बॉस जल्दी आइए, मुझे रेड हमिंग बर्ड मिल गई। ये सुनते ही सभी लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उनका लीडर अचानक चिल्लाया, रुको, सब लोग सावधान हो जाओ। अगले ही पल पूरे दलदल में जबरदस्त कंपन होने लगा।
कीचड़ के अंदर से एक विशालकाय एसएस रैंक डीप मार्श क्रोकोडाइल बाहर निकल आया। उसे देखते ही सभी मर्सिनरी घबरा गए। उन्होंने बिना देर किए अपने अपने बीस्ट समन किए और एक साथ हमला कर दिया। लेकिन उनके सारे अटैक उस मॉन्स्टर के सामने बिल्कुल बेअसर साबित हुए। अगले ही पल क्रोकोडाइल ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और सीधे उन सब पर हमला कर दिया। मर्सिनरी किसी तरह उसके हमलों से बचते हुए चिल्लाए, "ये बहुत स्लो है, हम इसके सारे अटैक डॉज कर सकते हैं।" लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। कुछ ही सेकंड में कई लोग उसके हमलों का शिकार होने लगे। मैं ये सब दूर खड़े होकर शांत चेहरे से देख रहा था। मन ही मन मैंने सोचा, मार्श क्रोकोडाइल, मुझे पहले से ही शक था। इसकी डिफेंस जितनी खतरनाक है, उतना ही भयानक इसका अटैक भी है। उधर मर्सिनरी लीडर ने पहले ही एक प्लान बना लिया था। वो मुझे चारे की तरह इस्तेमाल करके खुद भागना चाहता था। जानबूझकर उसने क्रोकोडाइल का ध्यान मेरी तरफ खींच दिया। अब वो विशाल मॉन्स्टर सीधे मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैंने सिर्फ एक लंबी सी उबासी ली और मुस्कुराकर बोला, "आइडिया तो अच्छा था, लेकिन मैंने इसे एक्सेप्ट कब किया?" लीडर हंसते हुए बोला, "एक्सेप्ट करो या मत करो, मरना तो तुम्हें ही है।" लेकिन अगले ही पल मैंने अपनी नई स्किल डेथ टेंटिकल्स एक्टिवेट कर दी। काले रंग के विशाल टेंटिकल्स अचानक जमीन के नीचे से निकल आए और सबसे पहले उसी मर्सिनरी लीडर को पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वो दर्द से चीखने लगा, "मुझे बचाओ, मुझे एक सीक्रेट पता है।" मैंने उसकी तरफ देखा। वो जल्दी जल्दी बोला, "इस पॉइजन स्वैम्प में धूप नहीं पहुंचती, इसी वजह से यहां डेथ टेंटिकल्स की ताकत कई गुना बढ़ जाती है।" उसी समय मेरे टेंटिकल्स ने उस एसएस रैंक मार्श क्रोकोडाइल को भी चारों तरफ से जकड़ लिया। मैं धीरे धीरे उस लीडर के पास पहुंचा। वो रोते हुए बोला, थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली।" फिर उसने जल्दी जल्दी सारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। "हमारा असली मिशन यंग मास्टर शुए ने हमें दिया था। हमें यहाँ सिर्फ रेड हमिंग बर्ड को ढूंढने के लिए भेजा गया था।" वो कांपती हुई आवाज में बोला, "यंग मास्टर शुए कभी नहीं चाहता था कि हम जिंदा वापस लौटें।" इतना कहते कहते उसकी सारी ताकत खत्म हो गई। वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, "अगर तुम चाहो तो मुझे मार देना, लेकिन प्लीज मुझे उस मॉन्स्टर के हाथों मत मरने देना। मैं उसके पेट का खाना नहीं बनना चाहता।" उसकी बात खत्म होते ही मार्श क्रोकोडाइल ने पूरी ताकत लगाकर खुद को मेरे डेथ टेंटिकल्स से आजाद कर लिया। मैंने उसे देखते हुए मन ही मन सोचा, नहीं, मैं इसे इन लोगों को खाने नहीं दे सकता, वरना बाद में पता नहीं कैसी कैसी कहानियां बना दी जाएंगी। मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर बोला, "अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।" अगले ही पल मैंने अपनी पूरी स्केलेटन आर्मी समन कर दी। फिर मैंने अपना पहला एसएस रैंक बीस्ट क्रिस्टल उठाया और उसे अपने सबसे ताकतवर स्केलेटन के अंदर डाल दिया। जैसे ही क्रिस्टल उसके शरीर में समाया, उसके पूरे शरीर से तेज काली ऊर्जा निकलने लगी। कुछ ही सेकंड में वो साधारण स्केलेटन एक शक्तिशाली स्केलेटन नाइट में अपग्रेड हो गया। उसे देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। बस जैसे ही मुझे इस मार्श क्रोकोडाइल का एसएस रैंक क्रिस्टल मिल जाएगा, मैं इसे स्केलेटन किंग में अपग्रेड कर दूंगा। इसके बाद मेरी पूरी स्केलेटन आर्मी ने एक साथ हमला शुरू कर दिया। साथ ही मैंने अपने डेथ टेंटिकल्स से फिर से उस मार्श क्रोकोडाइल को जकड़ लिया, लेकिन इस बार उसने पहले से भी ज्यादा ताकत लगाई और कुछ ही सेकंड में खुद को छुड़ा लिया। मैंने बिना समय गंवाए अपने स्केलेटन्स को उसके बिल्कुल पास जाकर एक्सप्लोड होने का आदेश दिया। बूम 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 लगातार धमाके होने लगे, लेकिन धुआं छोड़ने के बाद मैंने देखा कि उसकी मोटी चमड़ी पर सिर्फ कुछ हल्के निशान ही पड़े थे। यह देखकर मैंने कहा, इस क्रोकोडाइल की स्किन बेहद मोटी है, ये किसी आर्मर से कम नहीं। बाहर से किए गए नॉर्मल अटैक्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहते ही मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने मन ही मन कहा, अगर बाहर से नहीं तो अंदर से हमला करेंगे। जैसे ही मार्श क्रोकोडाइल ने अपना विशाल मुंह खोला, मैंने तुरंत अपने डेथ टेंटिकल्स उसके मुंह के अंदर भेज दिए। एक ही पल में टेंटिकल्स उसके गले के अंदर तक पहुंच गए और उसे अंदर से जकड़ लिया। उसी समय मेरे सारे स्केलेटन्स भी उसकी तरफ टूट पड़े। इस बार हर हमला सीधे उसके शरीर के अंदर असर कर रहा था। कुछ ही देर की लगातार लड़ाई के बाद आखिरकार वो विशाल मार्श क्रोकोडाइल दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके शरीर से निकला एसएस रैंक बीस्ट क्रिस्टल अपने हाथों में उठा लिया। मैंने उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, इस क्रिस्टल की क्वालिटी तो उम्मीद से भी बेहतर है। दूर खड़ा मर्सिनरी लीडर ये सब देखकर पूरी तरह सुन्न रह गया। वो कांपती आवाज में खुद से बड़बड़ाने लगा, मैं यकीन नहीं कर सकता, मैंने इसे एक बेवकूफ बच्चा समझ लिया था। अगर शुरुआत में मैंने इसे थोड़ा भी ज्यादा उकसा दिया होता तो आज मेरी भी मौत उसी क्रोकोडाइल की तरह हो जाती। मैंने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्रिस्टल उठाया और सीधे अपने घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही मैंने अपना स्केलेटन नाइट फिर से समन किया। फिर बिना देर किए
मार्श क्रोकोडाइल का एसएस रैंक क्रिस्टल उसके अंदर डाल दिया। अगले ही पल पूरे कमरे में एक इतनी तेज सफेद रोशनी फैली कि कुछ सेकंड के लिए मेरी आंखें भी चौंधिया गईं। जब रोशनी धीरे धीरे गायब हुई तो मेरे सामने खड़ा साधारण स्केलेटन नाइट अब पूरी तरह बदल चुका था। वो अब एक विशाल और बेहद शक्तिशाली स्केलेटन किंग बन चुका था। तभी सिस्टम की आवाज फिर से मेरे दिमाग में गूंजी, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, आपका स्केलेटन सफलतापूर्वक स्केलेटन किंग में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। रिवॉर्ड के रूप में नई स्किल प्राप्त हुई, इंटिमिडेट। इस स्किल के सक्रिय होते ही एस क्लास से नीचे के सभी बीस्ट आपके स्केलेटन किंग के सामने भय से पूरी तरह दब जाएंगे और उनकी लड़ने की इच्छा लगभग खत्म हो जाएगी।